ये है जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी, दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री, जहां पर 90 साल के लोग आपको आम चलते फिरते नजर आएंगे। जीरो क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और जबरदस्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान को रहने के लिए एक आइडियल कंट्री बनाते हैं। लेकिन इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत ही भयानक हकीकत छुपी हुई है, एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये बात तो अब काफी लोग भूल चुके होंगे, मगर 1980 में जापान को अगली सुपर पावर समझा जाता था। उस वक्त बहुत आम ख्याल ये था कि जापान बहुत जल्द अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा जैसे आज चाइना कर रहा है। अमेरिका में तो जापान को लेकर काफी परेशानी भी पाई जाती थी, यहाँ तक कि इस पर पूरी मूवीज बनी थी, जैसे कि डाई हार्ड, राइजिंग सन, ब्लेड रनर वगैरह, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे जापानीज कॉर्पोरेशंस पूरे अमेरिका को टेक ओवर कर लेंगी। इस खौफ की बहुत बड़ी वजह थी वो इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में जापान ने हासिल की थी। उस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से काफी बेहतर और स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। जापानी स्टॉक मार्केट्स बूम कर रही थी, जापान की चीजें पूरी दुनिया पे छाई हुई थी, चाहे वो गाड़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मेडिकल का सामान। उस वक्त जापान में लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उन्हें फौरन नौकरी मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट है, क्योंकि जापान में ऑलमोस्ट हर जॉब लाइफ टाइम जॉब होती है। जापान वाज लिटरली अनस्टॉपेबल और वो 1990 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। लेकिन फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो जापान का पूरा फ्यूचर बदलने जा रहा था। असल में 1990 से पहले जापान एक ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर रहा था जो उससे पहले दुनिया के किसी कंट्री ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट पीक पर थी, बैंक्स मुसलसल पैसा छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक्स ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन चाहिए किस लिए। लेकिन फिर एक दिन ये सारा बबल बर्स्ट हो गया। 1990 से 1991 के दरमियान जापान की स्टॉक मार्केट 43% गिर गई। रियल एस्टेट की प्राइसेस भी 50% से ज्यादा गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने लिटरली ज़ॉम्बी कंपनीज खड़ी की हुई थी जो कई साल पहले बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं की गई थी। जापान की मार्केट इस बुरी तरह से कोलैप्स की कि अब कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान अब इकोनॉमिक टाइगर से सिक मैन ऑफ एशिया बन चुका था। लेकिन ऐसी ऊंच नीच तो इकोनॉमीज में आती रहती हैं, तो फिर जापान के साथ ऐसा क्या डिफरेंट हुआ? असल में जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उसकी एक पूरी जनरेशन को अफेक्ट करने वाला था। इस घटना को समझने के लिए हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना पड़ेगा। जापान में आपका कॉर्पोरेट कैरियर शुरू होता है शुशोकु कत्सुडो से। ये एक जॉब हंटिंग प्रोसीजर होता है जिससे हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनीज सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं और हर कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यूज और स्क्रीनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इस टफ प्रोसेस को क्लियर करने वाले कैंडिडेट को शुशिन कोयो पॉलिसी के मुताबिक लाइफ टाइम जॉब मिलती है। बेसिकली जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए फिर आप सारी जिंदगी उसे छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, मगर कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब स्विचिंग वाले को कोई नौकरी नहीं देता। इसका एक फायदा तो ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, मतलब आपको टेंशन नहीं होती कि कल आप निकाले जाओगे। मगर दूसरी ही तरफ जॉब मार्केट बहुत रिजिड होती है। आप सारी जिंदगी सिर्फ एक कंपनी के साथ गुजारते हो और वो कंपनी जो भी डिसीजन ले आपको मानना पड़ता है। 1990s में भी हायरिंग का यही प्रोसीजर था और ये आज तक चला आ रहा है। अगर आप ये इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर ना कर सको तो समझ लो कि अब आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ एक बार खुलता है। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस में सारी बड़ी कंपनीज ने अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी और अगले 13 सालों तक ये हायरिंग ऐसे ही बंद रही। इस पीरियड को जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उन्हें अगले 13 सालों तक कोई जॉब नहीं मिली और जब 2004 में हायरिंग दोबारा खुली तो वो 30 से 40 साल के हो चुके थे और कोई जापानीज कंपनी उन्हें हायर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो तो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। ये एक पूरी जनरेशन थी, तकरीबन 2 करोड़ लोग, जिन्हें
द लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इस लॉस्ट जनरेशन के कुछ लोग तो अब लो पेइंग जॉब्स करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उन पर डिपेंडेंट हैं। मतलब 30 से 40 साल के लाखों लोग जो आज भी अपने पेरेंट्स के पैसों पर गुजारा करते हैं। इनमें से कुछ लोग हिकिकोमोरी हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो इस अरसे में इस अरसे में इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हुए कि उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। ये सारा दिन घर में रहते हैं, पेरेंट्स के पैसे पर गुजारा करते हैं, ना कोई काम करते हैं और ना ही किसी से कोई कांटेक्ट करते हैं। और यहीं से जापान की दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। जापान दुनिया के उन चंद कंट्रीज में से है जहाँ के लोगों की उम्रें बहुत लंबी हैं। जापान की 30% आबादी 60 साल से ऊपर है और इसीलिए जापान को सुपर एजिंग कंट्री भी कहा जाता है। इस सुपर एजिंग पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी वजह है वो लॉस्ट जनरेशन, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कभी शादी ही नहीं की और इसी वजह से वो यंग जनरेशन जो इन 2 करोड़ लोगों ने पैदा करनी थी वो दुनिया में आ ही नहीं सकी। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करने की वजह से आज ये लोग बिल्कुल कट ऑफ होकर रहते हैं। कितने ही लोग सुसाइड कर चुके हैं और कितने ही सीवियर डिप्रेशन में चले गए हैं। इन लोगों की इस हालत का असर सोसाइटी पर भी है, क्योंकि इन लाखों लोगों को जॉब्स में होना चाहिए था और वो सारा पैसा जो मार्केट में आना चाहिए था वो इन लोगों के ना आने से नहीं आया। जापान की करंट गवर्नमेंट अब इन लोगों को लेकर काफी कंसर्न है और वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। लेकिन फिलहाल इस सब में जापानीज गवर्नमेंट को कोई खास कामयाबी नहीं मिली और उसकी वजह है वो रिजिड जॉब कल्चर, जिसमें सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर किया जाता है और फिर सारी जिंदगी वो उस कंपनी को छोड़ नहीं सकते। हर साल बहुत से लोग जिनको ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं मिलती इस लॉस्ट जनरेशन में शामिल होते जा रहे हैं। अब जापानीज गवर्नमेंट ये मसला हल कर पाएगी या नहीं, और क्या ये लॉस्ट जनरेशन जापान के डाउनफॉल का सबब बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हैं वो सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। नीचे कमेंट्स में अपनी सजेशंस जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।